नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बजाऊं, आपको कंपनी का काम समझाने के लिए। तो जो भी व्यक्ति मुझे कहता है ये खरीद लूं वो बेच लूं, भैया ये मत पूछें ये कि कंपनी करती क्या है। दूसरा मेरा एक ब्लॉग चैनल है, अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आपकी मुझे हाजिरी चाहिए, है ना। आ रहा है, उसने मेरी डीपी लगा रखी है, भैया सब फेक है। जहां आपको लगे कि पैसों की लेन देन वाली चीज़ें, आप समझ लेना भैया सार्थक आपका पैसा नहीं है। शेयर बाजार के अंदर कोई भी प्राइस अपने ऊपर टिकी नहीं रहती कि भैया आज कोई प्राइस 50 पर आ गई तो वो 50 पर। ये विश्वास आपका इस चैनल पर बना ही रहेगा, मैं आपको ये ईमानदारी से बता सकता हूँ। लाखों दुश्मन हमारे बन जाएं, लाखों दुश्मन बन जाएं हमारे, पर हमें जीत कर आगे निकलना है। इस विश्वास के साथ कर लो, प्रतिदिन बताता रहेगा, ऐसे फ्रॉड कॉल भी आती रहेंगी, हम आपका अकाउंट को मैनेज कर लेंगे, ये अच्छा है। देखो, सबसे पहले आपको विश्वास जगाना होगा, और ये विश्वास अगर आपने अपनी लाइफ में जगा लिया, अपनी रिश्तेदारी में जगा लिया, अपने व्यापार में जगा लिया, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे विप्रो की, सकूमा की, बात करेंगे रिलायंस पावर में क्या अपडेट आया है, और बात करेंगे कि एल&टी ने क्या चमत्कार करने वाला काम कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे जो ये युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है ईरान और इजराइल की, अगर ये ज़्यादा बढ़ गई तो इससे क्या चीज़ खतरे में पढ़ सकती है, ये सरकारी अधिकारी की एक न्यूज़ है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले, कल मैंने आपके लिए जो भी वीडियो बनाई है सारी न्यूज़ बेस है, और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, कोई भी अभी तक का मेरा ना व्हाट्सएप ग्रुप है ना कोई टेलीग्राम ग्रुप है, और किसी से भी मैं कोई भी, चाहे मेरा जो अपना पर्सनल फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उसके अंदर किसी से ये नहीं कहता कि आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, मैं आपसे फ़ीस लूँगा। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं सर एक व्यक्ति ऐसे मैसेज कर रहा है जहाँ पर आपका अकाउंट खुल दिखा रहा है, उसने मेरी डीपी लगा रखी है, भैया सब फेक है। जहाँ आपको लगे कि पैसों की लेन देन वाली चीज़ें, आप समझ लेना भैया सार्थक आपका पैसा नहीं है। दूसरा मेरा एक ब्लॉग चैनल है, अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आपकी मुझे हाजिरी चाहिए, है ना, तो एक बार देख लेना। तो मेरा कोई भी इस तरीके का कोई भी ग्रुप नहीं है, और जब मैं ग्रुप का निर्माण अब करूँगा तो वहाँ पर सब फ्री होगा, क्योंकि वहाँ हम न्यूज़ बेस ही बात किया करेंगे। जुड़ना है बस आपके साथ ना किसी तरीके से। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर शेयर कौन से अच्छे हैं, शेयर क्या अच्छा लगता है कि जब हम शेयर को भागते हुए देखते हैं तो बहुत प्रिय हो जाता है, और जब वो शेयर गिरता है तो हमारे लिए बेकार हो जाता है। तो क्या ऐसा समाधान निकालें जिससे हमें लगे कि हाँ भाई शेयर अच्छा है। देखो, सबसे पहले आपको विश्वास जगाना होगा, और ये विश्वास अगर आपने अपनी लाइफ में जगा लिया, अपनी रिश्तेदारी में जगा लिया, अपने व्यापार में जगा लिया, यकीन करना ये विश्वास आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। ध्यान रखना सर, व्यापार का नाम विश्वास से है, रिश्तों का नाम विश्वास से है, और जब आप शेयर को देखते हैं तो उसकी कंपनी के काम को जानने की जो प्रक्रिया आपके अंदर आई है उसे समझकर आपका विश्वास क्या कहता है, एक्चुअल वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कोई लाखों कह दे कि यहाँ खरीद लो, वहाँ बेच लो, ये कर लो, वो कर लो, प्रतिदिन बताता रहेगा, ऐसे फ्रॉड कॉल भी आती रहेंगी, हम आपका अकाउंट को मैनेज कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, भैया होगा क्या, होगा क्या उससे। अगर आपको बाजार से, व्यापार से, रिश्तों में बहुत अच्छा बनना है, बहुत अमीर बनना है, तो यकीनन आप किसी दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर, सहारा लेकर आगे बढ़ने की दिशा तो देख सकते हो, पर बार बार खरीदने बेचने की चीज़ों के साथ खुद का नुकसान करके ही आओगे। क्योंकि शेयर बाजार के अंदर कोई भी प्राइस अपने ऊपर टिकी नहीं रहती कि भैया आज कोई प्राइस 50 पर आ गई तो वो 50 पर ही है। खरीदारी होगी तो वो 51 होगा या 49 होगा। तो प्राइस के गलत फहमियों के अंदर आपकी प्रतिक्रिया अगर जागती है, कल गिर गया आज उठ गया, तो हमने कुछ भी हासिल नहीं किया।
तो विश्वास कैसे होगा कंपनी पे? तो कंपनी का सबसे पहले आपको शेयर प्राइस से दूरी बनानी है, टारगेट जो कोई देता है उससे दूरी बनानी है। कोई भी कंपनी को सिलेक्ट कीजिए, स्कैनर पर जाइए, उसकी सेल्स देखिए, डिविडेंड देती है या नहीं देती है, बोनस कितनी बार दे चुकी है, स्प्लिट कितनी बार हो चुकी है, कितना कर्जा है, कितना रिजर्व है, कितने प्रमोटर हैं, कितने डीआईज है, कितने एफआईज है, कितने म्यूचुअल फंड है, कितने रिटेलर हैं। और साथ साथ आपको ये देखना है कि कंपनी काम जो करती है उसके अंदर वो फ्यूचर है या नहीं है। कंपनी जो काम कर रही है उसका फ्यूचर है या नहीं है, या कंपनी ने कुछ ऐसा फोकस बता दिया कि वो आगे जाकर ये सब कुछ करेगी। तो यहाँ क्या देखा आपने? यहाँ पर कंपनी देखी, उसका ये सारी चीज़ देखकर बन गया आपका विश्वास। ये विश्वास वैल्यूबल है और ये विश्वास आपका इस चैनल पर बना ही रहेगा। मैं आपको ये ईमानदारी से बता सकता हूँ। लाखों दुश्मन हमारे बन जाएं, लाखों दुश्मन बन जाएं हमारे, पर हमें जीत कर आगे निकलना है। इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है और बिल्कुल नंबर 1 काम करना है हमें। और वो ये कि जब हम बाजार की बारीकियों को समझेंगे, उसकी न्यूज़ को भापेंगे, किससे क्या चीज़ प्रभावित होती है, ऑटोमेटिकली विश्वास आपका बनता जाएगा। तो आज मैंने आपको विश्वास के ऊपर काफ़ी अच्छी चीज़ें बता दी होंगी। मुझे लगता है कि आज से आप शेयर प्राइस को देखना छोड़ देंगे, क्योंकि जितने भी कल शेयर गिरे हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, आपकी तमन्ना किस तरीके से उस विश्वास के ऊपर है ये तो आपका दिल ही जानता है कि आपके पोर्टफोलियो में शेयर रखे क्यों हैं, क्यों किस वजह से हैं। ये आपका विश्वास है। किसी दूसरे के विश्वास पर काम नहीं करना है। सबसे पहला पार्ट आपको ये देखना है। देखो सर, जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के संघर्ष बनने वाली रणनीतियां लग रही हैं और इसका खतरा लग रहा है कि भैया अगर ये युद्ध बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं देश के अंदर जो हमारा निर्यात होता है, यहाँ से बाहर जाता है, वो कहीं प्रभावित ना हो जाए। आपको पता ही है कि अभी जो हम आयात पर निर्भर है वो पश्चिम एशिया से जो हम पेट्रोल जो कच्चा तेल लेते हैं उसके अंदर हम अभी निर्भर हैं। तो इस युद्ध की वजह से उनकी स्थितियों में, मूल्य बढ़ने की स्थितियों में हमारे साथ कोई निर्यात वाली या आयात वाली चीज़ें में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कुछ वस्तुएं जो देश के अंदर बनती हैं, एक व्यापार होता है और इस व्यापार को आपको जानना है। देश के अंदर कुछ चीज़ बनी, कुछ व्यापार हो रहा है, उस व्यापार को बाहर भी भेजा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो समुद्री रास्ते से बाहर जाता है। तो जब देश के अंदर जब इस तरीके की युद्ध की स्थितियां पड़ेंगी तो वो इजराइल और ईरान के साथ साथ अन्य देशों के लिए भी एक संकट का विषय बन जाएगी। ध्यान रखना सर। इसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि पश्चिम एशिया के साथ साथ सिर्फ यहीं पर ये चीज़ें होंगी, तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि अफ्रीका भी इस जो हम निर्यात करते हैं वो भी प्रभावित हो सकता है। भारत का निर्यात जो होता है उसका कुल हिस्सा 10% तक के अफ्रीका में निर्यात होता है। और अगर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से पश्चिम एशिया, संयुक्त अमीरात एक ऐसा गढ़ है जहां से माल की आवाजाही लगी रहती है, और इस युद्ध के बढ़ने से तो फिर जैसे अफ्रीका माल वहां से जाएगा, यहाँ से भेजें, फिर वहां से आगे जाएगा, तो उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये एक रिपोर्ट है भैया, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने इसका एक आंकलन किया है कि जब व्यापार के बढ़ाने की रणनीतियाँ, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट में ज़्यादा आती है कि यहाँ से बनकर बाहर गया, फिर बाहर का पैसा यहाँ पर आता है माल बेचकर, वो निर्यात में खतरे की घंटी जो है ये देश के अधिकारी सोच रहे हैं। और इसके लिए वो वाणिज्यिक मंत्रालय जो है इसमें आपस के मंत्रालयों से सलाह भी ले रहा है, मतलब बातचीत कर रहा है इसके अंदर कि अगर ये जो युद्ध जो ज़्यादा बढ़ गया तो कहीं पश्चिम एशिया के साथ साथ अफ्रीका देश भी जो हम निर्यात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ना आ जाए। तो थोड़ा सा ये एक व्यापार की चीज़ों में थोड़ी सी निगेटिव चीज़ आ रही है। कुछ चीज़ें निकलती हैं, समझने वाले समझ गए होंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे एनबीसीसी ने भी अपना बोनस ले आया और उसके बाद वो शेयर नीचे, जब बोनस की न्यूज़ आई थी शेयर ऊपर। इसी तरीके से भी आपको देखने को ये मिला है कि विप्रो जो है वो भी कल उसने बोनस के बारे में बताया और उसका रिजल्ट भी है, तो आज आपको विप्रो के अंदर तेज़ी के संकेत देखने को मिले। और अगर आपको विप्रो या अन्य आईटी कंपनी के बारे में समझना है कि आईटी कंपनी के अंदर क्या आगे दिशा अच्छी हो सकती है, तो कल इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बना दी है।
जहां पर मैंने आपको उस तरीके से समझाया जब आईटी के सेक्टर में फ्रेशरों की जॉब ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है परसेंटेज के हिसाब से, कल मैंने आपको बताया, तो वहाँ पर आईटी के सेक्टर में इसका एक अच्छा खासा असर पड़ेगा, क्योंकि डिमांड जब ज़्यादा होगी तो तब ज़्यादा कर्मचारी रखे जाएंगे। और वो एआई जिस तरीके से टेक्नोलॉजी है हमारी, या डिजिटल इंडिया की अलग अलग चीज़ें, या फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा वर्क इंडिया कर रहा है, तो आईटी सेक्टर भी वहाँ पर उसका योगदान देगा अपने काम के प्रति। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पर उसने बोनस दिया, और मैंने आपको बताया था 13 बार बोनस दे चुकी है अभी तक के, काफ़ी लोगों को मालामाल कर चुकी है, वो कंपनी विप्रो है। तो आज की तेज़ी को बोनस की चीज़ों के साथ और रिजल्ट की चीज़ों के साथ हम समझते हैं। पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सकूमा जो एक शेयर है, काफ़ी लोग कह रहे हैं सर सकूमा जो शेयर है ये तो बोनस देने के बाद गिरता ही जा रहा है। करीब 7 या सवा 7 रुपये करीब का इसका जो बोनस की चीज़ें हुई थी, 1 पर 4 इसने बोनस दिए थे, तो वहाँ से ये निरंतर गिरने की दिशा में है। और जब ये कंपनी खुद ही कह रही थी कि ये चीनी के निर्यात जो में बैन लगाए 1 अक्टूबर 2023 से, जो नया सीज़न चीनी का चला था सत्र, उसके अंदर से 7 साल में पहली बार चीनी पर बैन लगाया गया था, ताकि देश के अंदर एक आपूर्ति और यहाँ की चीज़ों को अच्छा खासा देखा जाए। तो उस उपलक्ष्य में सकूमा ने ये कहा था, उसके स्कैनर पर ये लिखा है कि निर्यात पर पाबंदी की वजह से इनकी कुछ राजस्व में कमी आई है। ये खुद सकूमा कह रहा है। फिर भी कंपनी ने जो 1 पर 4 बोनस दिया है, वो इसलिए नहीं दिया कि 1 पर 4 बोनस दे दिया कि वो आपको फिर 30-35 रुपये में ये शेयर मिले। एक विश्वास जगाने के लिए भी कंपनी बोनस देती है, पर आपको कंपनी के काम समझने हैं ना। बहुत से लोग कह रहे हैं सर बोनस भी आ गया और हम इसे लेकर बैठे हैं, ये तो नीचे आता है। भैया ये मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आप कोई शेयर लेकर बैठो और वो पूछो कि भैया नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ आपको कंपनी का काम समझाने के लिए। तो जो भी व्यक्ति मुझे कहता है ये खरीद लूँ वो बेच लूँ, भैया ये मत पूछें ये कि कंपनी करती क्या है। और जो कंपनी काम करती है वो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, स्कैनर में देखने को मिल जाएगा, गूगल में देखने को मिल जाएगा, न्यूज़ आती हैं, न्यूज़ बेस काम होता है। और जब आप उस न्यूज़ बेस काम को समझते गए और एक प्रतिभा होती है शेयर के अंदर, वो न्यूज़ के द्वारा भी जानी जाती है, उसके काम के द्वारा भी जानी जाती है, उस चीज़ को आपको बहुत बारीकियों से अध्ययन करना है। देखो जब किसी के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो आप उसकी चीज़ों के बारे में कैसे समझेंगे। आप कुछ नया काम करने जा रहे हो, जब किसी को बताओगे नहीं तो उसके बारे में आपको पता कैसे लगेगा भैया इसने काम क्या कर लिया। तो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन की होती है। राइट इन्फॉर्मेशन अगर आपको हर एक जगह मिल जाए, आप बहुत अच्छे इंसान हो। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो हमारे साथ बुरा हो गया है। आपने गूगल के अंदर देखा कि भैया आपने ट्रेन बुक करी थी और आपने देखा कि भैया तो 1 घंटे लेट चल रही है। अब 1 घंटे लेट चल रही है, आपको कहीं जाना था, आप घर पे बैठे रहे। थोड़ी देर बाद आपने फिर चेक किया, वो वही चीज़ दिखा रहा है, क्योंकि आपने नेट तो ऑन ही नहीं किया अगले बार, और आपको नेट ऑन करना भूल गए। अब वो 1 घंटा ही दिखा रहा है आपको वही। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें उस इंफॉर्मेशन का पता नहीं लगा कि वो ट्रेन जो अपने हिसाब से चल रही थी क्या उसने आगे वो कवर कर लिया। तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है न्यूज़, पर उसके बाद कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे अंदर लालच की एक ऐसी पट्टी है कि हमें छोटे शेयर बहुत ऊपर देखने हैं, बड़े शेयरों को बहुत ही और ऊपर देखना है, और शेयर प्राइस के अंदर हमें खोना है। तो मेन मकसद है इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और वो होती है कंपनी खुद बताती है, न्यूज़ में आती है, उस चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सकूमा आज चाहे 5 से नीचे आए, चाहे 6 से ऊपर जाए, उस वजूद के साथ हमने बाज़ार में कभी काम नहीं किया है। हमने किया है कि कंपनी करती क्या है, क्या बोल रही है, क्या वो समझा रही है, क्या बोनस दे रही है, उस चीज़ के ऊपर हमारी नज़र जाती है। देखो सर, एल&टी ने अगर ऐसा काम कर दिया जो देश के साथ साथ विदेशों की भी ज़रूरत हो, और वो एक ऐसा हाइड्रोजन फ्यूल पर वर्क कर रही हो जो आने वाला एक फ्यूचर का ईंधन हो, और कई बड़े कंपनियां अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, रिलायंस भी इस हाइड्रोजन के क्षेत्र पर कूद रहे हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं। जर्मनी के अंदर तो आपको ऐसी एक
हाइड्रोजन पावर रेल भी देखने को चालू भी देखने को मिल जाएगी। देश के अंदर भी आपको मैं बता दूं तो वंदे भारत ट्रेन जो है वो एक ऐसी हमारी ट्रेन बन रही जो हाइड्रोजन के ऊपर चलेगी। अब ये हाइड्रोजन कैसे हम इर्जाद करें और किस तरीके से फिर उसको वो पावर में जनरेट करें और पावर के द्वारा उसको फिर हम अपनी गाड़ियों के द्वारा इस तरह के व्हीकल भी बनेंगे, या मैं आपको बता दूं। चलें, तो एक हाइड्रोजन एक ऐसी चीज़ होगी जिस तरीके से कच्चे तेल के रेट बढ़ रहे हैं, आयात में प्रॉब्लम आ रही है, तो भैया हमारी गाड़ियाँ तो चलेगी ना, चाहे वो डीजल में चले, चाहे पेट्रोल में चले, चाहे वो एथेनॉल पर चले, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक चले, है ना, चाहे वो आपका फिर हाइड्रोजन पर चले। तो हाइड्रोजन पर काफ़ी देश वर्क कर रहे हैं और हमारा देश भी वर्क कर रहा है। हमारे देश की भारतीय कंपनी L&T लार्सन टर्बो काफ़ी दिनों से इस फ्यूल पर वर्क कर रही है और उसने एक चीज़ बता दी भैया कि उसने L&T ने अपनी पहली इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री चालू यानी कि वाणिज्यिक उसका उत्पादन शुरू करने की चीज़ों के साथ हमें बताएगी और जल्द ही इसकी एक औपचारिकता घोषणा करेगी और इसका उत्पादन शुरू करेगी, जहां पर देश के अंदर और बाहर भी भेजने की इसने रणनीतियां बनाई है कुछ अनुपात के साथ। तो आपको समझना है इलेक्ट्रोलाइजर है क्या। देखो सर, प्योर वाटर से जो हाइड्रोजन निकाला जाता है उस विधि को इलेक्ट्रोलाइज एक तरह की मशीन समझ लो उसे कि भैया इस तरीके से प्योर वाटर से हाइड्रोजन फ्यूल बनाया जा रहा है। तो उसके ऊपर पहली अपनी फैक्ट्री जो है आपको देखने को मिलेगी L&T, और जल्द ही इसके बारे में कंपनी बताएगी। ये एक उसने सूचना बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कही। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एक न्यूज़ है। अगर इस न्यूज़ के बारे में हम समझें कि एक नया फ्यूल जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो L&T उसके ऊपर अपनी फैक्ट्री चालू करने की दिशा में, और शुरुआती तौर पर इसका परिचालन जो करेगी वो 150 से 2 मेगावाट का ये क्षमता के साथ ये शुरुआती तौर पर इसका एक आपूर्ति की चीज़ों के साथ आगे जाएगी, है ना। तो 150 से 200 मेगावाट की इसकी पहली हाइड्रोजन क्षमता जो है ये जल्दी से ये शुरू करने की नीतियों के साथ हमें बता रही है। तो बेस्ट वर्क मुझे लग रहा है कि L&T ने ये कर दिया जो एक नए फ्यूल के चीज़ों के साथ देश के अंदर अपनी प्रतिभा को हमारे सामने ला रही है। देखो सर, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि न्यूज़ जब भी आती है उसको समझने के ढंग काफ़ी लोगों के अलग अलग हैं। अगर आप शेयर बाज़ार में सीरियस हो, बहुत ज़्यादा गंभीर हो कि भैया नहीं मुझे यहीं से कुछ ना कुछ करना है, तो फिर आपको बारीकियां भी तो पता लगनी चाहिए। अगर आप शेयर बाजार में बहुत गंभीर हो तो फिर आपको किसी के टिप्स में भी काम नहीं करना चाहिए। बाजार के अंदर आपको बहुत चौकन्ना रहना चाहिए, कोई भी आपको या हमें गुमराह ना कर सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। होता क्या है कि जब भी किसी कंपनी के ऊपर कुछ बहुत ऐसी अच्छी न्यूज़ आ जाए, वो छोटी कंपनी हो, हमारे अंदर के लड्डू कूदने लग जाते हैं, टूट जाते हैं, भैया मज़ा आ गया। अब तो आप एक यकीन मुझे दिला दो कि जब जब पेनी स्टॉक में या किसी में भी बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, क्या वो हमेशा आपके साथ 1.5-2 साल तक के बहुत अच्छे फल दे के जा रही है? देख लो उठाकर, 2-4 दिन, 1 दिन होता ही नहीं। जब हम उस विधि से निकलते हैं कि हर वक्त हमें लगे कि भैया जो शेयर मेरे पास है इस पे ही कुछ हो जाए, इस पे अच्छी न्यूज़ आ जाए, तो वर्क फिर हमने किया क्या है कंपनी के अंदर। आज हमने मान लो कोई भी ऑटो कंपनी का शेयर लेकर छोड़ दिया, उस वक्त हमने छोड़ा जब बहुत अच्छी न्यूज़ आई थी। आज भी वो हमारे पास है क्योंकि उसमें न्यूज़ आई नहीं, वो शेयर नीचे है। अब हम उस प्राइस को देख रहे हैं कि भैया हमने कहाँ लिया था, शेयर तो बहुत नीचे है। और अगर उस कंपनी के अंदर वो ऐसी प्रतिभा है कि उसके जैसे दूसरा कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो वो नीचे होके भी अपने आप में नंबर 1 कंपनी है। मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है, मैंने वो बारीकी आपको बताई हैं कि जहाँ से हम अंदरूनी तरफ से विश्वास की चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं। क्यों कुछ लोग यहाँ पर ऐसे राजा बनकर बैठ गए हैं जिनका नाम है, क्या उनको चार्ट पढ़ना नहीं आ रहा होगा? क्या उनको वो ट्रेंड लाइन, ये लाइन, वो लाइन, ये सारी रणनीतियाँ नहीं समझ में आती होगी? क्या उन्होंने उस सारी विधियों को लगा दिया जो आपको स्कैनर में दिखा दिखा के लोग गुमराह कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको?
भैया इससे अलग कुछ चीज़ और करते हैं वो। आज आप कोई से भी बड़े इन्वेस्टर हो, देश के अंदर कोई भी QIP के माध्यम किसी कंपनी के अंदर स्टेक ले रहा हो, देश के अंदर कोई किसी कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा हो, कभी चार्ट देखकर नहीं बढ़ाएगा वो। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं किसी भी कंपनी के लिए, वो उसकी प्रतिभा को जानकर अपना QIP के माध्यम से अपने स्टेक को बढ़ाती है। पर हम खो जाते हैं, देश के अंदर ही हम खो रहे हैं, हम अपने देश में ही खो रहे हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने किसी सेक्टर के बारे में हमें कुछ चीज़ें बता दी या किसी अपनी एक अलग मंशा कुछ बता दी, वो वहीं तक ख़त्म हो गई हमारे लिए वो। भैया देश अगर प्रगति करेगा तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेंगे जो उस चीज़ से संबंधित हैं। तो पहले हमें विधि समझनी है, उस विधि को बहुत गंभीरता से लेना है, और अगर वाकई हमें बाजार के अंदर टिकना है तो उतार चढ़ाव से हमें कुछ ना कुछ समझना है। और जब ये आप समझते जाओगे, मैं आपको यकीन दिला दूं, आगे के रास्ते हमारे खुलते जाएंगे। भैया मेरी वीडियो के माध्यम कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग गुमराह हुए हैं पहले, वो सोचते हैं यहाँ पर भी ऐसे टारगेट मिल जाएंगे। वो कुछ दिन मेरी वीडियो देखते हैं, उन्हें टारगेट मिलता ही नहीं, वो कहीं और निकल जाते हैं। सबसे पहले अपने कदमों को हमें संभालना होगा और फिर हमें आगे बढ़ना होगा। तो उन वीडियो के साथ मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अब बात करेंगे आर पावर की। उधर सेबी ने रिलायंस अंबानी के जो ग्रुप के मालिक हैं अनिल अंबानी, उनके ऊपर करीब 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। ये जुर्माना रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के धन के डायवर्जन, यानी धन के हेरा फेरी इधर उधर करने की चीज़ों के साथ 25 करोड़ का जुर्माना सेबी ने अनिल अंबानी के ऊपर लगाया गया था। अब इस जुर्माने के ऊपर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, सेट ने सेबी के उस जुर्माने जो 25 करोड़ का लगाया गया था, उस जुर्माने को अपनी विधियों के साथ 50% तक जुर्माना जमा करने की चीज़ों के साथ बताया। तो कहीं ना कहीं 25 करोड़ जो इनको देने थे उसका 50% के आदेश जो हैं वो सेट ने कुछ अपनी चीज़ों के साथ देखा। तो ये वो न्यूज़ है ना, थोड़ी चीज़ों को समझते चलेंगे हम। और आपको समझना है कि जिस तरीके से भूटान वाली एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहाँ पर ये 1270 मेगावाट की कुछ अपनी परियोजना चालू करने की दिशा में भूटान के अंदर इन्होंने कुछ बातचीतें करी, वो इसके लिए एक ऐसी दिशा है जहाँ से ये अपने को नवकरणीय ऊर्जा की तरफ सुधार कर आगे बढ़ने की नीतियों के साथ है। पर कंपनी के ऊपर जो पहले 25 करोड़ का ये जुर्माने थे और कुछ चीज़ें हैं, तो उस पर अपडेट आपको कंटिन्यू कहीं ना कहीं से आते रहेंगे। तो ये अपडेट जो रिलायंस पावर के लिए आया है, हमने चीज़ों को समझना है कि दो ही कंपनी चर्चाओं में अनिल अंबानी जी के है, एक तो रिलायंस पावर और एक अपना रिलायंस इंफ्रा। अधिकतर कंपनी इनकी या तो NCLT के दरवाजे पर या फिर इस तरीके से जुर्माने पर या फिर अलग अलग बिकने की कगार पर चीज़ों के साथ आपने देखी, और वहाँ से दो कंपनियों को जीवित करने की नीतियों के साथ फिर अनिल अंबानी जी की भी दिशा आपने देखी, क्योंकि वो इन दो कंपनियों के कर्जों के कमी करने की चीज़ों के साथ आपको न्यूज़ मिलती गई, और कंपनी अपनी दिशा के साथ अच्छे लेवल पे बहुत जल्दी देखने को आपको मिले। अब आगे होने वाला क्या है, ये न्यूज़ आ गई। आगे आने वाला है Q2, और Q2 शुरू हो रहे हैं। अब इस तरीके से रिलायंस का भी Q2 आएगा, जहां ये सेल पहले जो कर रहा था वो देखी जाएगी, जहां इसने लॉस अपना कम किया है वो देखा जाएगा, और अदर चीज़ भी देखी जाएगी कि कंपनी ने अपने साथ क्या क्या चीज़ें कर दी हैं। तो इन न्यूज़ को मैंने आज आपके सामने अलग अलग चीज़ से प्रस्तुत किया। किसी को भी L&T हो, रिलायंस पावर हो, सकूमा हो, NBCC हो, विप्रो हो, या फिर अलग अलग रणनीतियाँ हो, उसको अलग ढंग से नहीं समझना है कि मुझे ये शेयरों को बेचना है खरीदना है। आपको मैंने काम की दिशा से वो चीज़ें समझाई हैं और बड़े ही हल्के से समझाई हैं।
मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो भी आपके माइंड में छप गई होगी, क्योंकि जब आपको समझाने वाला आपका भाई यहाँ पर है और इतनी रिसर्च मैं आपके लिए करता हूँ, तो आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है काम पर। मैं आपको आज भी बता दूं, शेयर प्राइस में बिल्कुल भी वैल्यू मत रखना, काम पर रखना, क्योंकि काम एक ऐसी दिशा है जो आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी मेरे चैनल पर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, है ना। और जो हमारे साथ धोखा करता है उसके साथ खुद ही धोखा हो जाएगा। इसलिए हमें भी ऐसी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए कि हमें भी किसी का दिल कभी नहीं दुखाना है। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।